इस देश में अडानी और अंबानी भी है। इस देश में बीजेपी सिर्फ 10 साल से सत्ता में है। मोदी जी के दौर में उसके पास 10,000 करोड़ का चंदा भी है। इस देश में एक आईएएस अधिकारी जिसकी जांच चल रही है वो 700 बीघा ज़मीन खरीद लेता है। इस देश में एक जज जिसको न्याय देना है, जिसको लाखों रुपए की तनख्वाह है, उसके घर में करोड़ों रुपए जल जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने, और कोई बताएगा भी नहीं ये टीवी अखबार, इस देश में सबसे ज़्यादा गरीबी की मार झेल रहे हैं आदिवासी, फिर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। आखिर क्यों? क्योंकि इस देश में जातिवाद ने उनको स्कूल कॉलेज से दूर कर दिया। इस देश में जातिवाद ने उनको व्यापार बिजनेस से दूर कर दिया। इस देश के जातिवाद ने उनको सत्ता से दूर कर दिया। नतीजा, उनके हिस्से में सिर्फ लाचारी, बेबसी आई। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। एक अविद्या ने न जाने क्या क्या कर दिया। तो सोचिए कि जातिवाद और वर्ण कुव्यवस्था ने इस देश को किस तरह से डैमेज किया है कि इस देश के 90% लोगों के पास, मतलब 100 में 90 लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है। 90 लोग 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं और इस देश में 10 लोगों के पास 90 रोटी है। और गनीमत ये कि उन 10 लोगों के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर आरक्षण भी मिल जाता है। लेकिन उन 90 लोगों के लिए जो 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं, वो जाति के नाम पर सताए गए। उनका जो जाति के नाम पर आरक्षण है वो भी नहीं दिया जाता, और जो गरीब के नाम पर आरक्षण बना उसमें भी उनकी कहीं कोई सूद लेने वाला नहीं है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? ये कहानी सुनिए, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं, झकझोर देगा आपको। आपने एक बच्ची देखा था जो बुलडोजर से बचने के लिए अपने किताब लेकर भागी थी। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब है जिनके हिस्से में न झोपड़ी है न किताब, और वो अपने मासूम बच्चों को बेचने के लिए मजबूर है। इसलिए नहीं कि उनके मन में लालच है, वो इसलिए बच्चे को बेच रहे हैं कि कम से कम इसी बहाने उसको भरपेट भोजन तो मिल जाएगा। वो जेल जाना चाहती हैं ताकि कम से कम अंत में उनको खाना तो मिल जाए। जी हाँ, मैं इसी देश की बात कर रहा हूँ। नाम मांडा सोरेन, उम्र 65 साल, राज्य उड़ीसा। सोचिए, नाम मांडा सोरेन, उम्र 65 साल, राज्य उड़ीसा। हाँ, उसी उड़ीसा में जहाँ नवीन पटनायक सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे। आज बीजेपी की सरकार है, जहाँ से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं। न जाने कितनी तकलीफ पहुँचकर वहाँ गई हैं, लेकिन उस समाज की क्या हालत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में 90% लोगों की यही हालत है। अपने कमज़ोर बीमार शरीर के साथ खड़ी हैं। हम सिर्फ उनके ऊपरी हिस्से की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनका चेहरा दिखा रहे हैं, क्योंकि हम उस मासूम बच्चे को नहीं दिखा सकते हैं। सुनिएगा, अपने कमज़ोर बीमार शरीर के साथ खड़ी हैं। यह नहीं जानती हैं कि क्या उन्हें अपने जीवन के एकमात्र अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। यह भारत के भीतर का वह भारत है जहां भूख कानून नहीं, भुला दिए गए लोगों की किस्मत तय करती है। मांड ने अपने 7 साल के नाती को 200 रुपये में बेच दिया, न लालच के कारण, न किसी क्रूरता के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसे भूख से तड़पते हुए और नहीं देख सकती थी। आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपने बच्चे को भूख से तड़पते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो पूरे परिवार को ख़त्म कर लेते हैं। कभी जाके पूछिएगा उनकी जाति क्या है। ये वही लोग हैं जिनको वर्ण कुव्यवस्था ने शूद्र अछूत बना रखा था, जो पढ़ लिख नहीं सकती थी, जिनको पढ़ने लिखने का हक नहीं था, जिनको नौकरी का हक नहीं था, जिनको व्यापार का हक नहीं था, जिनको राजकाज का हक नहीं था। तो शुक्र मनाइए कि संविधान आने के बाद हम इस पर बात भी कर रहे हैं। पता नहीं कब कोई आके माइक तोड़ जाए, कब कोई जेल में डाल दे, कब कोई FIR कर दे।
मांडा ने अपने 7 साल के नाती को 200 रुपये में बेच दिया, न लालच के कारण, न किसी क्रूरता के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसे भूख से तड़पते हुए और नहीं देख सकती थी। वह बेघर है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई कागजात नहीं, कागज कैसे दिखाएगी। उसके पास कोई कागज नहीं है कि वो 5 किलो राशन की लाइन में लग जाए। उनके पास कोई कागज नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, घर, जमीन। इसलिए उस तक सरकार की कोई भी सहायता तक पहुंच नहीं है। मुझे नहीं पता उस गांव में सरपंच, मुखिया, डीएम है कि नहीं। यह डिजिटल इंडिया में उसकी ज़िंदगी है, जहां अरबों खरबों की अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर बहस हो रही है, लेकिन जहां उनका कोई स्थान नहीं है। उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उनका बेटा लापता है और उनकी बहू को कोविड ले गया। अब तक वह रायपाल गांव में भीख मांगकर अपने नाती को खाना खिला रही थी। अब उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, लेकिन नाती को भोजन चाहिए और वह इतनी गरीब हैं कि यह संभव नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने उसे 200 रुपये में एक दंपति को बेच दिया, जिन्होंने वादा किया कि वे उसकी देखभाल करेंगे। क्या यह गैरकानूनी था? हाँ। इसलिए पंचायत के चिंतित लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने खोज अभियान शुरू किया, बच्चे को बचाया और उस बरीपदा के बाल संरक्षण केंद्र में भेज दिया। हालांकि बाल संरक्षण केंद्र अधिकारी ने कहा, हमें पता चला कि महिला ने बच्चे को आर्थिक लाभ के लिए नहीं बेचा था, बल्कि उसकी बेहतर देखभाल के लिए एक दंपति को दिया था, क्योंकि वह अब उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। इंडिया टुडे रिपोर्ट 20/3/25 के मुताबिक ऐसा लगता है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें जेल की सज़ा मिलती तो बेहतर होता। मांड सोरेन के लिए जेल उनके जीवन के इस अंतिम चरण में एक आश्रय हो सकती थी। उनके बचे हुए अंतिम सालों में, जैसा कि मैंने कहा, यह भारत के भीतर एक दूसरा भारत है। यहाँ चीज़ें अलग तरह से काम करती हैं, जहाँ यह सब मायने नहीं रखता कि भारत में को 1947 में आज़ादी मिली या 2014 में। देखिए, मैं ये जो लिखने वाले लेखक हैं उनसे इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर 1947 में आज़ादी न मिलती और संविधान न लागू होता तो हम आज ये कहानी भी नहीं कह रहे होते। लेकिन यही विडंबना है कि इस देश के जो सवर्ण लेखक हैं वो इन दर्द भरे रिश्तों, इस दर्द भरे दर्दनाक तस्वीरों के पीछे की स्थिति नहीं बताते हैं कि हुआ क्यों। हाँ, लोकतंत्र पर जरूर प्रहार करते हैं। वैसे जर्मन लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज ने 2024 में भारत में रिकॉर्ड 19,565 यूनिट बेची, जिसमें 1500 प्रीमियम मेबैक मॉडल शामिल है। साथ ही 2024 में भारत में आईफोन की बिक्री ने भी रिकॉर्ड बनाया है। वाह, राष्ट्रीय गर्व का एहसास पैदा हो रहा है। हम भविष्य के विश्वगुरु हैं, नकारात्मक खबरों के लिए कोई जगह नहीं। राहुल सीकर की ये लेख है जिसको शीतल पी सिंह ने शेयर किया है। यही बस विडंबना है। ऐसी तमाम जो तकलीफ भरी कहानी है, उनको जो बताने वाले लोग हैं वो गरीबी तो देख रहे हैं, लेकिन इस गरीबी की वजह नहीं बताते हैं, क्योंकि जाति बोध भी उनके अंदर से नहीं निकला है। ये तमाम जो लेफ्टिस्ट कहानीकार हुए, इन्होंने औरंगजेब पर भी लिखा, इन्होंने मार्क्स पर लिखा, लेकिन इन्होंने इस देश के जातिवाद पर नहीं लिखा। जो राइट विंग थे वो तो नहीं लिख रहे थे, ये लेफ्ट विंग वाले भी नहीं लिखा, क्योंकि जातिवाद तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो आदिवासियों की जो दर्दनाक दास्तान है, इसकी वजह है मनुवादी कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था। वो इसलिए इस देश से पिछड़ गए क्योंकि उनको पढ़ने लिखने नौकरी का मौका नहीं मिला। लेकिन इस कुव्यवस्था को नहीं समझते हैं लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं फिर कह रहा हूँ, इन सारे कुव्यवस्थाओं की वजह है जातिवाद, मनुवाद। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो लोग गरीबी देख पाते हैं वो गरीबी का कारण जातिवाद नहीं देख पाते हैं, और वो सीधे डेमोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, 1947 से पहले इस पर बात भी नहीं होती थी। संविधान है, लोकतंत्र है, तो कम से कम बात तो कर रहे हैं आप। बस यही मुझे आपत्ति है इस देश के सवर्ण लेफ्टिस्टों से। उनको गरीबी दिखती है, लेकिन गरीबी के पीछे का जातिवाद नहीं दिखता। वो कैंसर नाम की बीमारी को बुखार के इलाज करते हैं। इस देश में वर्ग भेद नहीं है, इस देश में जाति भेद है।
और उसी की वजह से सारी समस्याएं हैं। चलिए, ये तमाम तकलीफ़ें मैं लगातार आपको पहुंचाता रहूँगा। अगर इस देश में सिर्फ वर्गभेद होता तो सवर्ण समाज के गरीब भी होते, लेकिन उनके साथ लोग खड़ा होते हैं। आज राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया और कहा आरएसएस देश की हर यूनिवर्सिटी में अपना वीसी बैठाकर भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर रही है, युवाओं का भविष्य तबाह कर रही है। मगर प्रधानमंत्री की चिंता शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई नहीं, बस किसी तरह अडानी अंबानी को देश की संपत्ति को देना है। इस देश में जब तक जातिवाद को आप नहीं डिस्कोर्स में लाएंगे, इस देश की समस्याएं दूर नहीं होंगी। इस देश का एकमात्र इलाज है बाबा साहब का संविधान, लोकतंत्र और रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना। जिस दिन ये सारे अधिकार जिनको जातीय कुव्यवस्था की वजह से, वर्ण कुव्यवस्था की वजह से जो लोग इस सिस्टम से बाहर हैं, जो पीछे छूट गए, उनको लाने का ही एक तरीका है। सोचिए, यूपी में एक पूजा चौहान नाम की बच्ची को पेड़ से लटका दिया गया। यूपी के बलिया की रहने वाली पूजा घर पर अकेली थी। उसके माँ बाप इलाज कराने घर से करीब 300 किलोमीटर दूर लखनऊ गए थे। पुलिस जांच कर रही है, कोई खबर नहीं चलेगी, न कोई चल रही है, न कोई बहस होगी। आप सोचिए, संविधान को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस में तकरार है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो डिप्टी सीएम हैं कर्नाटक के, वो संविधान खत्म करने की बात कह रहे थे। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी संविधान खत्म करने की बात कह रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कांग्रेस, बीजेपी एवं अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में, खासकर आरक्षण को लेकर, अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा जरूरत पड़ने पर देश इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए तैयार है। और ममता त्रिपाठी ने एक शेयर किया, ये तस्वीरें शेयर की है, ये देखिए। ये शख्स जो है वो आईएएस हैं, अभिषेक प्रकाश। अभिषेक प्रकाश ने, इनके खिलाफ अब जांच चल रही है। ये 5% कमीशन लेते थे। 700 बीघा जमीन खरीदी इन्होंने। सांसद बीरेंद्र सिंह की चिट्ठी पर डीओपीटी ने जांच के लिए यूपी के नियुक्ति विभाग को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने जांच की संस्तुति भी कर दी, मगर ब्यूरोक्रेसी के घाघ अफसरों ने जांच दबा दी। एसीएस रेणुका कुमार से जांच के आदेश की चिट्ठी एसीएस तक पहुंची ही नहीं। तो सोचिए, ये शख्स जो है 700 बीघा जमीन के मालिक हो चुके हैं। 2012 से लेकर 2014 तक सैकड़ों बीघा जमीन खरीदे गए हैं। सोचिए, इस देश में आप आईएएस भी बन जाइएगा तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो आपको बेवजह जेल में सरा दिया जाएगा। जाति इस देश की सबसे सरांध मारती बीमारी है। यह है शिवम सोनकर, 8 बार नेट क्वालिफाई कर चुका है। बीएचयू में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में समान वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। बीएचयू में इस प्रवेश से वंचित कर दिया गया और प्रशासन द्वारा कहा गया कि जाकर जूता साफ करने का काम करो, केवल इसलिए क्योंकि वह एक एससी समुदाय से हैं। सोचिए, अब ये धरने पर अकेले बैठे हैं। देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने चिट्ठी लिखी है, जो सांसद हैं। पेड़ से शव लटक रहा है, लेकिन क्या मजाल है कि कोई इनको जाकर, वो तो गिना चुना एससी एसटी ओबीसी के कुछ पत्रकार हैं जो इन सब मुद्दों को अपने जान की कीमत पर सोशल मीडिया पर उठाते हैं। शिवम सोनकर का अंगूठा नहीं कटने देंगे, अनिल यादव ने ट्वीट किया है। और सोचिए, कांग्रेस 60 साल राज करती है, उसके खाते में सिर्फ 150 करोड़ रुपए भी नहीं है। देश में सिर्फ 10 साल से मोदी की सरकार है, आज उनके पास 10,000 करोड़ रुपए हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी के पास 4,000 करोड़ रुपए थी। चुनाव खत्म होने के बाद उनके पास 10,000 करोड़ रुपए हो गए। मतलब चुनाव जब होता है तो और खर्च होता है, पार्टी के पास पैसे बढ़ रहे हैं। आपको पता है ये कौन लोग हैं जो किसी बीजेपी को पैसे देते होंगे, या कांग्रेस को थोड़ा, जो सवर्ण दलों को पैसा देते हैं? इस देश के बहुजन दलों को पैसा नहीं मिलता है। बसपा को तो एक चवन्नी नहीं मिलता है। आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा, डीएम को थोड़ा सा मिलता है क्योंकि उनके पास थोड़ा दक्षिण भारत में कॉरपोरेट है, लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी को नहीं मिलता है। और ये जातिवादी, मनुवादी मीडिया इन्हीं दलों पर लगाता है आरोप कि ये टिकट बेचते हैं। अरे वो पार्टी चला ले रहे हैं चंदा से, वही बड़ी बात है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन याद आती है कि इस देश में जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो जनाधार वाली पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है। वो तो गनीमत है कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां आपस में बटी हुई हैं। उनके नेता पता नहीं किस आराम गोह में जीते हैं,
सामाजिक हितों से ऊपर उनकी नाक है, इसलिए वो कभी आपस में एक साथ नहीं होते। नहीं तो इस देश में बाबा साहब का जो संविधान है, एक वोट की ताकत है, अगर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के नेता एकजुट हो जाएं तो ये देश सोने की चिड़िया, अखंड भारत, सम्राट अशोक का भारत बन सकता है। और फिर वहाँ कोई मांडा जैसी आदिवासी महिला नहीं बचेंगी जिनके पास खाने के लिए न हो। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने, हमारे नेता जो हैं, उनका अपना नाक इतना बड़ा है कि वो समाज की तकलीफ़ों को न जानते हैं न समझते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बहुजन समाज के लोगों सड़क का नेता चुनिए जो आपकी तकलीफ़ों को समझता हो। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।